दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी चित्र में रूप, आकार, रंग आदि को मिलाकर जो मूलभूत तत्व बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला तत्व। चित्रकला तत्व किसी भी कलाकृति के मूल निर्माण खंड होते हैं। ये बुनियादी घटक हैं जिनसे एक कलाकार अपनी रचना को आकार देता है। इनमें रेखा, रूप, रंग, मान, बनावट और स्थान शामिल हैं। इन तत्वों को एक साथ मिलाकर कलाकार दृश्य सामंजस्य और अर्थपूर्ण अभिव्यक्तियां बनाता है। ये तत्व केवल व्यक्तिगत घटक नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि चित्र को एक समग्र रूप और अनुभव प्रदान करें। अगला प्रश्न है, रेखा किस चित्रकला तत्व से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिशा और आकार। रेखा चित्रकला के सबसे बुनियादी तत्वों में से एक है और यह दिशा, गति और आकार को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक रेखा एक बिंदु मार्ग है जो स्थान में चलता है। यह किसी वस्तु की सीमाओं को परिभाषित कर सकती है, एक चित्र में गति का भ्रम पैदा कर सकती है या दर्शकों की आंखों को एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग वे मौलिक रंग होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इन्हें मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं। पारंपरिक रंग सिद्धांत के अनुसार लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं। ये रंग रंग चक्र के आधार बनते हैं और इनसे द्वितीयक रंग जैसे कि नारंगी, हरा, बैंगनी और फिर उसके बाद तृतीयक रंग बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण में मुख्य रूप से किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी का। जल रंग यानी वाटर कलर चित्रण एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी आधारित रंग द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पानी इस माध्यम का प्राथमिक विलायक है, जिसका उपयोग रंग को पतला करने और इसे कागज पर लगाने के लिए किया जाता है। पानी के उपयोग से रंग पारदर्शी और हल्के दिखते हैं, जिससे लेयरिंग और नाजुक वॉश प्रभाव प्राप्त करना संभव होता है। अगला प्रश्न है, एक कलाकृति में जब सभी तत्व एक समान प्रभाव पैदा करते हैं तो यह कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एकता। कला में एकता यानी यूनिटी का अर्थ है एक कलाकृति के सभी तत्व एक साथ सामंजस्यपूर्ण से कार्य करते हैं ताकि एक पूर्ण और सुसंगत अनुभव बनाया जा सके। एकता दर्शकों को एक अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान करती है, जिससे वे कलाकृति के विभिन्न हिस्सों को एक साथ एक समग्र इकाई के रूप में देख पाते हैं। अगला प्रश्न है कि फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप चित्रकला के किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आकृति और पृष्ठभूमि। फिगर साउंड रिलेशनशिप चित्रकला के एक सिद्धांत को संदर्भित करता है जो यह वर्णन करता है कि दर्शक किसी छवि में मुख्य विषय और उसके आसपास के स्थान के बीच अंतर कैसे करते हैं। एक सफल चित्रकला में आकृति पृष्ठभूमि के बीच एक स्पष्ट और प्रभावी संबंध होता है जो मुख्य विषय को स्पष्ट रूप से उभारने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ताप प्रतिरोधक रंग कौन से माध्यम में प्रयोग होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एनामेल। एनामेल रंग ऐसे रंग होते हैं जिनमें अत्यधिक टिकाऊ और ताप प्रतिरोधक गुण होते हैं। ये सामान्यतः धातु, सिरेमिक और कांच जैसे सतहों पर उपयोग किए जाते हैं और इन्हें सूखने के बाद कठोर और चमकदार फिनिश देने के लिए उच्च तापमान पर बेक किया जाता है। अगला प्रश्न है, रंग योजना में कूल कलर्स को कौन से रंग दर्शाते हैं? तो उसका उत्तर है ऑप्शन बी, नीला, हरा, बैंगनी।
कूल कलर्स जिन्हें ठंडे रंग कहते हैं, ऐसे रंग होते हैं जो प्रकृति में ठंडक, शांति और दूरी का एहसास कराते हैं। इनमें मुख्य रूप से नीला, हरा और बैंगनी रंग शामिल हैं। ये रंग सामान्यतः पानी, आकाश, पौधे और रात के दृश्यों से जुड़े होते हैं। गर्म रंगों के विपरीत ठंडे रंग सामान्यतः पीछे हटते हुए या दूर होते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे चित्र में गहराई और परिप्रेक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, टेम्परेरा माध्यम में किसे मिलाकर रंग बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंडे की जर्दी। टेम्परेरा एक प्राचीन चित्रकला माध्यम है जिसमें रंग द्रव्यों को अंडे की जर्दी के साथ एक बाइंडर के रूप में मिलाया जाता है। अंडे की जर्दी रंगों को एक साथ बांधती है और सूखने पर एक टिकाऊ और अपारदर्शी सतह प्रदान करती है। यह माध्यम अपनी तीव्र चमक और त्वरित सूखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक चित्र में केवल गर्म रंगों का प्रयोग किस प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऊष्मा और निकटता। गर्म रंग जैसे लाल, पीला और नारंगी अपनी प्रकृति से ऊर्जावान और उत्तेजक होते हैं। जब एक चित्र में मुख्य रूप से गर्म रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वे प्रायः ऊष्मा, ऊर्जा, निकटता और तीव्रता की भावना व्यक्त करते हैं। ये रंग दर्शकों को आकर्षित तो करते ही हैं, ऐसा लगता है जैसे वे आगे आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, मदुरई में। मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई शहर में स्थित है। एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प के रूप में शानदार मंदिर है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी यानी कि पार्वती के रूप में है और उनके पति सुंदरेश्वर यानी शिव के स्वरूप को समर्पित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें ऊंचे गोपुरम और विस्तृत नक्काशीदार मूर्तियां बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं किस प्रकार की कला को दर्शाती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं जो अपनी अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पर इस कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी के बीच बनाई गई थीं और यह प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति कला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य की नटराज मूर्ति। चोल साम्राज्य इसका समय लगभग 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के आसपास था और दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ये समय था जो अपनी कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस अवधि के सबसे जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनमें एक कांस्य की नटराज की मूर्ति है। नटराज जो है भगवान शिव का लौकिक नर्तक रूप है जो सृष्टि, संरक्षक और विनाश के चक्र का प्रतीक माना जाता है। चोल काल की कांस्य नटराज मूर्तियां अपनी उत्कृष्ट शिल्प कौशल, गतिशील मुद्रा और प्रतीकात्मक गहराइयों के लिए विश्व भर में लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप किस प्राचीन भारतीय कला के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शुंगकालीन मूर्तिकला के लिए। भरत स्तूप जो है भारतीय कला के शुंगकालीन मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका निर्माण शुंग काल यानी कि लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। इस स्तूप की मूर्तियों में प्रारंभिक बौद्ध कला के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि बुद्ध को प्रतीकों में यानी कि खाली सिंहासन, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता गुप्तकालीन कला की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आध्यात्मिकता और आदर्शवाद। गुप्तकालीन कला, जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, अपनी आध्यात्मिकता और आदर्शवाद के लिए प्रसिद्ध है। इस काल की मूर्तियों और चित्रों में भौतिक यथार्थवाद के अतिरिक्त आंतरिक शांति, दिव्यता और भावनात्मक गहराई पर अधिक बल दिया गया है। बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में एक शांत, सौम्य और परोपकारी अभिव्यक्ति मिलती है जो आध्यात्मिक पूर्णता को दर्शाती है।
अगला प्रश्न है कि अगर कोई मूर्ति हाथ में वज्र धारण किए हुए है और क्रोधित मुद्रा में हो तो यह किस देवता की संभावना दर्शाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वज्रपाणि। यदि कोई मूर्ति हाथ में वज्र धारण किए हुए है और क्रोधित मुद्रा में है तो यह अत्यधिक संभावना है कि ये वज्रपाणि की होगी। वज्रपाणि बौद्ध धर्म के प्रमुख बोधिसत्वों में से एक हैं, जिन्हें बुद्ध के संरक्षक और शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये वज्र यानी कि बिजली का अस्त्र होता है, इसे धारण करते हैं और प्रायः राक्षसों या बुराइयों को दूर भगाने के लिए क्रोधित मुद्रा में दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में महाबलीपुरम की गुफाएं बनी? तो यह है ऑप्शन ए, पल्लव काल में। महाबलीपुरम में स्थित प्राचीन गुफाएं, रथ और सूर्य मंदिर पल्लव शासकों के काल में निर्मित किए गए थे, जिस विशेष रूप से नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में या उनके उत्तराधिकारियों ने 7वीं-8वीं शताब्दी में इन अद्भुत स्थापत्य कलाकृतियों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा संख्या 16 यानी कि कैलाश मंदिर की विशेषता है। तो इसकी विशेषता है ऑप्शन बी, यह एकल शिला से तराशी गई है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर जो है अपनी असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे जो अनूठी विशेषता है वो यह है कि एकल शिला से ये तराशी गई है। यह एक ही विशाल चट्टान यानी पहाड़ को काटकर बनाया गया संपूर्ण मंदिर है, जिसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है, जिसमें मुख्य मंदिर, आंगन, मंडप और कई सारी मूर्तियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि शून्य बिंदु परिप्रेक्ष्य किस में प्रयुक्त होता है? तो यह है ऑप्शन सी, प्राकृतिक दृश्यों में। शून्य बिंदु परिप्रेक्ष्य सामान्यतः प्राकृतिक दृश्यों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में चित्र में कोई स्पष्ट लुप्त प्राय बिंदु नहीं होता जहां समानांतर रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हों। यह प्रायः तब होता है जब कलाकार किसी बहुत बड़े या दूर के परिदृश्य को चित्रित करता है जहां कोई एक प्रमुख वस्तु या सड़क नहीं होती जो सीधे क्षितिज की ओर जाती हो। अगला प्रश्न है, फिसाई परिप्रेक्ष्य में वक्र रेखाएं किस प्रभाव को दर्शाती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सघन और गोलाकार दृश्य। फिश आई परिप्रेक्ष्य एक विशेष प्रकार का चित्रण है जो फिश आई लेंस से ली गई तस्वीर जैसा दिखता है। इसमें वक्र रेखाएं प्रमुख विशेषता होती है जो सघन और गोलाकार दृश्य का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर दिखाई दे तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी, वह दृष्टि से ऊपर है। परिप्रेक्ष्य चित्रण में क्षैतिज रेखा दर्शक की दृष्टि स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। यदि एक वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर दिखाई देती है तो इसका सीधा अर्थ है कि वह वस्तु दर्शक की दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित है। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे दिखाई देती है तो वह दृष्टि स्तर से नीचे होती है। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ थर्ड्स किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, दृश्य संतुलन से। रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी और चित्रकला में एक मौलिक दृश्य संतुलन सिद्धांत है। इसमें एक फ्रेम को 2 क्षैतिज और 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 9 समान भागों में बांटा जाता है। यदि मुख्य विषय या महत्वपूर्ण तत्वों को इन बिंदुओं या रेखाओं के साथ रखा जाता है तो चित्र अधिक आकर्षक, संतुलन और गतिशील दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यदि एक चित्र में मुख्य रेखाएं एक बिंदु की ओर जाती हैं और वस्तुएं धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं तो वह किस सिद्धांत का अनुपालन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य। जब एक चित्र में मुख्य रेखाएं एक बिंदु की ओर जाती हुई मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तुएं दूर जाती हुई धीरे धीरे छोटी होती हुई दिखती हैं तो यह स्पष्ट है कि परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का अनुपालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक कला कपड़े पर की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला राजस्थान की एक पारंपरिक लोक कला है जो विशेष रूप से कपड़े पर की जाती है। इस कला में एक लंबी कपड़े की पट्टी पर लोक देवताओं जैसे कि पाबू जी व देवनारायण जी की विस्तृत और रंगीन कथाओं को चित्रित किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि फड़ चित्रकला किस लोक नायक की कथा को प्रायः दर्शाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पाबूजी। फड़ चित्रकला मुख्य रूप से राजस्थान फड़ चित्रकला मुख्य रूप से राजस्थान के लोक देवताओं और नायकों की वीर गाथाओं को दर्शाती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित की जाने वाले लोक नायक पाबूजी हैं। पाबूजी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्हें बाद में देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अगला प्रश्न है, पिपली शिल्प के लिए कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कपड़े की रंगीन छतरियाँ। ओडिशा का पिपली शिल्प अपनी जीवंत और जटिल कपड़े की रंगीन छतरियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पिपली एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसमें छोटे छोटे रंगीन कपड़े के टुकड़ों को काट कर और सिलाई करके बड़े कपड़े पर विभिन्न डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इन छतरियों का उपयोग प्रायः मंदिरों, रथ यात्राओं, त्योहारों और अन्य धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ढोकड़ा शिल्प किस धातु से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य। ढोकड़ा शिल्प मुख्य रूप से कांस्य धातु से संबंधित है। यह भारत की एक प्राचीन धातु ढलाई की कला है जिसे लास्ट वैक्स यानी कि मोम ढलाई तकनीक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल आदिवासी किस प्रकार की कला में पारंगत होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लोक नृत्य। संथाल आदिवासी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं और इनमें लोक नृत्य उनकी कला का एक प्रमुख और अभिन्न अंग हैं। उनके नृत्य जैसे कि डाहर, दसई, सोहराई और बाहा उनके दैनिक जीवन, त्योहारों और अनुष्ठानों का प्रतिबिंब होते हैं। अगला प्रश्न है, कलमकारी में किसका उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, निब और प्राकृतिक रंगों का। कलमकारी एक पारंपरिक भारतीय हस्तकला है जिसमें सूती कपड़े पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं। इस कला का नाम कलम से आया है जिसका अर्थ है लिखने का उपकरण और कारी का अर्थ है शिल्प। इसमें मुख्य रूप से बांस या खजूर की टहनी से बनी निब का उपयोग करके रेखा चित्र बनाए जाते हैं और बारीक विवरण बनाए जाते हैं। फिर रंगों के लिए केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो पौधों, खनिजों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि राजस्थान की कौन सी लोक चित्रकला कथा वाचन से जुड़ी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फड़। राजस्थान की फड़ चित्रकला एक अनूठी और जीवंत लोक कला है जो कथा वाचन से गहराई से जुड़ी है। यह एक लंबी कपड़े की स्क्रॉल या पट्टिका बनाई जाती है जिस पर स्थानीय देवताओं और लोक नायकों के चित्र अंकित किए जाते हैं। ये चित्र पारंपरिक रूप से थोपा यानी कि कथावाचक और थोपी के द्वारा गाए जाने वाले महाकाव्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे सुपर 30 के 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।